हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम यूनिट 5 के जो कि है सेंटर ऑफ मास एंड द रोटेशनल मोशन सारे फार्मूलाज रिवाइज करेंगे। सो ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, जस्ट वी विल हैव अ क्विक लुक ऑन द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। सो फर्स्ट इज रिजिड बॉडी। व्हाट इज़ द रिजिड बॉडी? दैट इज समथिंग विच हैज़ अ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप। ओके, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। ठीक है, जो रिजिड बॉडी है कोई भी मान लो, उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे इसका सारा मास इस पे हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेट है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हमने कार्डबोर्ड ले लिया, अगर हम उसको एक फिंगर टिप या पेंसिल पे अगर हम उसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, जिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाएगा दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट कार्डबोर्ड। ओके, अब जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय सम ऑफ होल मासेस m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल लेंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम है या फिर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास है। तो डिस्क्रीट के लिए हम समेशन का यूज़ करेंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना तो जितने भी हमने पॉइंट्स लिए सबका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। जो कैपिटल एम है वो हमारा क्या है? m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, इन सब का मास का जो सम है दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और जेड कोऑर्डिनेट। ओके, बट अगर कॉन्टिन्यूस का हमारे पास केस है तो उसमें हमारे पास समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ अब जो सेंटर ऑफ मास है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ये है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर साइलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल। ठीक है, सेकेंड है कि इट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। बट ये डिपेंड करता है कि जो हम जो सिस्टम ले रहे हैं उसका आकार क्या है, उसका साइज कितना बड़ा है। ठीक है, और ये अपनी पोजीशन है जो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज होते हैं अंडर ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? dv बाई dt, और ये बन जाएगा dp बाई dt। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास आ गया दैट द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। p यहाँ पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ इक्वल टू, जैसे लीनियर मोशन में हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। ऐसे ही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? थीटा रेडियन में, टाइम सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा तो क्या होता है? डायमेंशनल लेस होता है ना, डायमेंशन लेस होता है, तो टाइम का ही यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है दैट इज़ v, और जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उनके बीच में क्या रिलेशन है? सो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है एंगुलर वेलोसिटी और डिस्टेंस का। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो सिमिलरली हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेलोसिटी है यहाँ पे ओमेगा से हो जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सिमिलरली टाइम की -2 आ जाएगा आपकी बात। ठीक है, और जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ठीक है, नाउ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स, RF साइन थीटा। अब जो यूनिट है ये क्या होगी? फोर्स की न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर और जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T-2।
जो फोर्स होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जो टॉर्क होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको याद रखना। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, उसमें क्या होता है, फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स है जो भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, देन इट इज़ अंडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और फोर्स क्या होता है, चेंज इन लाइक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन माइनस कर्ल यू बाय कर्ली आर। ठीक है, और अगर ये जीरो होगा तो यू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब ये थ्री टाइप्स का होता है। स्टेबल में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन हमने स्टडी कर ली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। जो सेकंड कंडीशन है दैट इज़ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशन के लिए क्या होगा, टॉर्क होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क ही किसी बॉडी को रोटेट करता है ना, तो अगर हमें उसको अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेकर आना है तो उसके लिए जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है बॉडी पे वो इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर वो जीरो हुआ तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कपल। कपल क्या होता है, कपल बेसिकली अ पेयर है ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये वाला फोर्स इस साइड इसको रोटेट करने का ट्राई करेगा, ये वाला इसको, तो ये कपल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, दोनों फोर्स इकट्ठा इस बॉडी को रोटेट करने का ट्राई करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इक्वेशन हम लीनियर का हमें याद है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सिमिलरली हम रोटेशनल में लिखते हैं, बस क्या हो जाएगा, v की जगह वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जगह ओमेगा नोट आ जाएगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा रिप्लेस कर देना है, तो सेम टू सेम हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1L2T0, और ये बेसिकली एक टेंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और ये एक बेसिकली डिस्टेंस ही है तो इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू m0L1T0। ठीक है, अब टॉर्क हमने देख लिया था dl/dt होता है, बट अगर इसको इनर्शिया के फॉर्म में हम लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को अगर हम इनर्शिया के फॉर्म में लिखेंगे देन L इक्वल टू इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, टॉर्क में एक्सेलरेशन आता है और एंगुलर मोमेंटम में वेलोसिटी आती है ओमेगा, और टॉर्क क्या होता है dl/dt। ठीक है, अब अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का दैट इज थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास बेसिकली दो थ्योरम है, एक हमारे पास पैरेलल एक्सिस की है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस की है। सो जो पैरेलल एक्सिस में क्या है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो एक्सिस जाती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो उसके अराउंड भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है, मान लो कि जो सेंटर ऑफ एक्सिस जाती है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ I1। ठीक है, अब जो I2 हमारी एक्सिस है जिसके अराउंड हमें निकालना है, तो वो एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है उसका स्क्वायर इनटू में मास। सो I2 विल बी इक्वल टू I1 प्लस md स्क्वायर। डी डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। सेकेंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस, कि अगर हमें अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो वी कैन कैलकुलेट अबाउट द जेड एक्सिस। सिंपली हमें IX प्लस IY कर देना है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। सो ये दो थ्योरम्स थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम कुछ डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज हमें ये याद होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक को कैलकुलेट करें। सो फर्स्ट जो केस है हमारा दैट इज़ ऑफ थिन सर्कुलर रिंग।
रिंग के लिए क्या होता है, अब रिंग में हम एक तो प्लेन में देखना है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना है, और एक जो परपेंडिकुलर है आई जेड उसमें कितना है। अब कोई भी रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में मान लो लाई कर रही है, तो जो एक्स और वाई प्लेन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या होती है mr²/2, ये याद रखना है, ठीक है। अब आई जेड हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, सिंपली हमें आई एक्स प्लस आई वाई कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/2 mr², ठीक है। सो जो प्लेन में है एक्स और वाई उसमें है mr²/2, और जो परपेंडिकुलर है आई जेड दैट इज mr², ओके। नेक्स्ट जो केस है हमारा थिन सर्कुलर डिस्क, डिस्क के केस में क्या होगा, उसमें जो आई एक्स और आई वाई होता है दैट इज mr²/4, ठीक है। और जो आई जेड क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे mr²/2, ठीक है। जो रिंग है उसका हाफ होता है डिस्क के केस में। थर्ड इज एनुलर रिंग, एनुलर रिंग में क्या होता है, हमारे पास दो रेडियस होती है R1 एंड R2, तो इसका जो फॉर्मूला है सिंपल एक ही फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, I = m/2 R1² प्लस R2², ठीक है। फोर्थ केस है हमारे पास एक थिन रोड का, कोई भी हमारे पास रोड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो जो इसके सेंटर से होके जाता है I1, उसकी वैल्यू है ml²/12, ठीक है। अब एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इसका जो एंड पॉइंट पे है, तो एंड पॉइंट में हमारे पास मान लो पूरी का डिस्टेंस L है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I1 प्लस मास इंटू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर ml²/4, और I1 पता हमें कितना है ml²/12, ठीक है, प्लस ml²/4, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ml²/3। तो इसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया है, तो जो I2 है एंड पॉइंट पे वो हमारा आ गया ml²/3। अगर किसी थीटा से हमारे पास ओरिएंटेड है इस रोड से, तो उसके अबाउट अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी ml² sin² θ/12, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज थिन होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कैसे बनता है, अगर हम थिन जो सर्कुलर रिंग होती है उनको एक लार्ज नंबर में जोड़ दें तो बेसिकली एक होलो सिलेंडर का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें 2 टाइप की इनर्शिया देखने हैं, एक I1 है एक I2 है। I1 तो देखो इसके परपेंडिकुलर उससे जा रहा है ना, जो रिंग है ना उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, और हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर रिंग का क्या निकाला था हमने, mr² निकाला था ना, यहाँ पे ये देखो आई जेड। तो क्या हो जाएगा होलो के केस में I1 हो जाएगा mr² सिंपली। बट जो I2 है, I2 क्या है, एक तो जो ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन की तरह काम करेगा, तो वो हमें पता था कि रोड की तरह काम करता है, तो ml²/12 होता है। एक जो सर्कुलर रिंग से ये जिससे बना है उसके ये प्लेन में है, प्लेन वाले क्या होता है mr²/2, ठीक है। तो I2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। सिमिलरली हम सॉलिड सिलेंडर का केस देखेंगे, इसमें क्या होगा, बेसिकली ये डिस्क से बना होगा, इसमें तो हमने रिंग यूज़ की थी, इसमें हम डिस्क वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर लार्ज नंबर हम डिस्क यूज़ कर दे तो एक सॉलिड सिलेंडर बनाएगा, ठीक है। अब उसमें भी I1 क्या था, जो परपेंडिकुलर mr²/2 रिंग से हाफ होता है ना इसके केस में, और I2 क्या हो जाएगा, रोड वाला तो सेम रहेगा ml²/12, बट जो प्लेन वाला है वो mr²/4 हो जाएगा, ठीक है। अब स्फीयर का केस आता है, अगर हम होलो स्फीयर लेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास से जाता है उसका होता है 2/3 mr², और जो पैरेलल एक्सिस के थ्योरम से हम निकालेंगे जो टेंजेंशियल इससे कैस कितना होगा, उसमें सिंपल हमें क्या करना है, इसमें 2/3 mr² में m ये डिस्टेंस कितना है r है ना, r² जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 mr²। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, I1 इज 2/5 mr², होलो में 2/3 है और सॉलिड में 2/5 है, ठीक है, और I2 हो जाएगा 7/5 mr²। कोन का केस में कितना होता है, सिंपल I = mr²/2, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, एक ही है इसमें, ये याद रखना है। अगर सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन के केस में हमारे पास 3/10 mr² है। एलिप्टिकल प्लेट क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल प्लेट बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क वाला ही हम इसमें यूज़ करेंगे, बट इसमें क्या है, डिस्क में क्या था, जो हमारा ये वाली एक्सिस सेम थी, बट जो एलिप्टिकल प्लेट है उसमें हमारे पास ये A इज नॉट इक्वल टू B, राइट। तो I1 अगर हम निकालेंगे, ये वाले निकालेंगे तो परपेंडिकुलर किससे, B के, तो mb²/4।
I2 हो जाएगा ma²/4। रेक्टेंगुलर प्लेट में हम जो हमने थिन रॉड का फॉर्मूला स्टडी किया था वो वाला यूज़ करेंगे। I1 हो जाएगा ma²/12, I2 हो जाएगा mb²/12। सॉलिड क्यूब का सिंपल है ma²/6, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक इज़ रोलिंग मोशन। सो रोलिंग मोशन क्या होता है, जिसमें ट्रांसलेशन भी होती है और रोटेशन भी होती है, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे अगर हम स्फीयर को बॉल को रोल कर दे उस पर फ्लोर पे, तो उसमें रोटेशन भी हो रही है और उसका जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है। तो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों मोशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगर हमारी सिंपल रोल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। बट जो v1 है यहाँ पे इस पॉइंट पे अब क्या कर रहा है, इसमें रोलिंग भी और ट्रांसलेशन भी है, तो रोलिंग और ट्रांसलेशन दोनों का सम आ जाएगा। अब पता है कि जो ये v है वो r ओमेगा के इक्वल ही है, तो वो दोनों कितना हो जाएगा, v1 इक्वल टू 2vcm, ठीक है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी हम देखें तो इसमें ट्रांसलेशन की वजह से भी होगी, रोटेशन की वजह से भी। ट्रांसलेशनल हमें पता है सिंपल हाफ mv² होता है, ठीक है। बट जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा²। अब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये सिंपल फॉर्मूला हमने इस पैटर्न में हम लिख लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ठीक है। इस पर कोई ऑब्जेक्ट हमने ले ली, ये क्या कर रही है, रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रही है, रोल कर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसके जो फोर्स है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इस पर एक्ट करेगा। डाउनवर्ड क्या करेगा, mg, ठीक है। और इसके जो परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट के, ये r नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। और mg को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और जो f है, स्मॉल f है, दैट इज़ हमारा जो फ्रिक्शन होगा इंक्लाइंड प्लेन और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। अब दोनों क्या इनको इक्वेट करेंगे, r किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है। और जो मोशन है इसका डाउनवर्ड्स है, तो ma विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/mr²। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में क्या आता है कि हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देंगे और उनका बताएंगे कि वो इंक्लाइंड प्लेन से रोल हो रहे हैं, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा टाइम कितना टाइम ले रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर हम सॉलिड सिलेंडर का केस लेते हैं इसमें, तो सिलेंडर के लिए हमें पता है कि जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ mr²/2। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3g sin थीटा, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को हम इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हम यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारा आ जाएगा 1/3 mg sin थीटा। अब एक कंडीशन होती है जो कि हमें याद रखनी है कि अगर हमें रोलिंग विदाउट स्लीपिंग करवाना है, तो उसके लिए जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू जो रेशियो ऑफ है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है कितना है, mg cos थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स हमने यहाँ से निकाल लिया, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड द रोटेशनल मोशन। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे हमने एक क्विक रिवीजन उनका कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ hit the like button and you can subscribe to this channel for more such amazing sessions, जिसमें हम जो फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स है +1 हो या +2 हो उनका ऐसे ही क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। जिससे आपको कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फिजिक्स का तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए